Hello and welcome. Today we are going to deliver a lecture on EPF, how contribution scheme works, how assessment of liability of employers can be calculated. So let us begin. What we are going to do, contribution and matters which may be provided in a scheme. This is given in section number 6. So what are the contents? They say the contribution is 10% of salary in all establishments where the act applies except the following. What is the exception? Establishment in which less than 50 persons are working, sick industrial companies, any other establishment which has incurred losses during the year, and contribution at the rate of 12% of salary in some establishment notified by central government after inquiry. So let us try to understand this. What they are trying to say, जहाँ 50 से कम काम कर रहे लोग वहां तो कंट्रीब्यूशन का रेट होगा सैलरी का 10%। जहां 50 से ज्यादा काम कर रहे वहां कंट्रीब्यूशन का रेट होगा सैलरी का 12%। और जो खतरनाक तरह की इंडस्ट्रीज हैं जैसे कोल माइंस हैं, पेट्रोलियम्स हैं, वहां पर रेट 12% का होगा। और भी पटाखा बनाने वाले उद्योग हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने वाले उद्योग हैं, उन जगहों पे कंट्रीब्यूशन का रेट होगा 12% ऑफ सैलरी। अब आप पूछेंगे सिक्स इंडस्ट्रियल कंपनी क्या होती है? सिक्स इंडस्ट्रियल कंपनी स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1985 था एक, जो कि अब नए वाले कंपनी एक्ट के बीच में मर्ज हो गया है। तो उसके अंतर्गत अगर कोई कंपनी अपने पूरे कैपिटल का 50% से ज्यादा लॉस गंवा चुकी है तो कंपनी को सिक्स इंडस्ट्रियल कंपनी डिक्लेयर किया जा सकता है। और अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट को किसी साल में लॉस हुआ तो उसमें 10% की कंट्रीब्यूशन होगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी करने के बाद ही आपको 10% की परमिशन देगी। अदरवाइज अगर पहले से आपके यहाँ 12% का रेट है तो 12% का रेट ही आगे भी चलेगा। अब जरा इसके आगे आते हैं। सैलरी में क्या इंक्लूड होगा? बेसिक सैलरी इंक्लूड होगी। सैलरी में और क्या इंक्लूड होगा? डियरनेस अलाउंस इंक्लूड होगा, इंक्लूडिंग कैश वैल्यू ऑफ एनी फूड कंसेशन। सैलरी में और क्या इंक्लूड होगा? रिटेनिंग अलाउंस अगर कोई दिया जा रहा है तो। However, if salary of the employee exceeds ₹15,000, then contribution shall be limited to 10% or 12% of ₹15,000 as the case may be. अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्या चक्कर है। कंट्रीब्यूशन का रेट हम समझना चाहते हैं, अब इसका जरा हम चक्कर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब किसी एम्प्लॉय की नौकरी लगती है तो जो सैलरी का कंपोनेंट होता है, सैलरी जो आपको मिल रही है कंपोनेंट है, उसमें एक तो सैलरी है आपकी बेसिक। मान लीजिए 10,000 रुपए महीने की सैलरी है, बेसिक सैलरी। और फिर होगा डियरनेस अलाउंस, महंगाई का भत्ता। तो ये महंगाई का भत्ता मान लीजिए कि 10% ऑफ बेसिक, तो मतलब 1,000 रुपए तो और मिलेगा। तो एम्प्लॉय को टोटल कितना मिला? 10,000 ये और 1,000 ये, 11,000। अब सवाल आया रिटेनिंग अलाउंस का। रिटेनिंग अलाउंस मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। जनरली ये सीजनल इंडस्ट्री में मिलता है। सीजनल इंडस्ट्री का मतलब है जो साल भर ऑपरेट नहीं करती है, जो साल में 3 महीने 4 महीने ऑपरेट कर लेती है। गन्ने की मिल है,
आइसक्रीम इंडस्ट्री हैं, हालांकि अब तो साल भर बिकती है। तो ऐसी जगहों पे क्या होता है, जो स्किल्ड लेबर है वो 3 महीने 4 महीने का सीजन खत्म होने के बाद बेकार, तो क्या वो घर चले जाए? चले भी जाते, और अगर चले गए तो दोबारा जब सीजन शुरू होगा तो उनको बुलाना बहुत मुश्किल हो सकता है कहीं और जॉब पकड़ ले। तो ऐसी सीजनल इंडस्ट्रीज में स्किल्ड एम्प्लॉइज को कुछ रिटेनिंग अलाउंस दिया जाता है, क्योंकि फैक्ट्री में काम तो नहीं है, लेकिन ऐसा करते हैं कि हम आपको एक रिटेनिंग अलाउंस दे देते हैं। जब दोबारा सीजन शुरू होगा तो चूंकि आप हमसे पैसे ले रहे हैं तो आप सीजन शुरू होने पे दोबारा अवश्य आ जाएंगे। इसके सिवा सैलरी में कुछ अलाउंसेस होते हैं, जैसे आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। ये सब भी सैलरी के हिस्से हो सकते हैं। लेकिन जब आप ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन कंप्यूट करेंगे तो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन कैसे कंप्यूट होगा ये बता दूं मैं। ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन कंप्यूट होगा 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस इफ एनी, और इसके सिवा कोई भी सैलरी का कंपोनेंट इसमें नहीं आएगा, वरना एम्प्लॉयर के ऊपर दोहरी मार पड़ेगी। वो कहेगा एक बार मैं हाउस रेंट अलाउंस भी दूं, फिर हाउस रेंट अलाउंस का 10% मैं आपके लिए ईपीएफ के कंट्रीब्यूशन में भी जमा करूं, तो ये तो अन्याय होगा। तो इसलिए सिर्फ बेसिक डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस अगर आपको मिल रहा है, तो ज्यादातर जगहों पे रिटेनिंग अलाउंस नहीं मिलता है, तो ज्यादातर जगहों पे जो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो बेसिक प्लस डीए का ही कंप्यूट होता है। अब सवाल उठा कि सैलरी आपकी है कितनी, 8,000 है, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, कितनी सैलरी है आपकी? तो देखिए, बेसिकली ये एक्ट जो बनाया गया वो बनाया गया गरीब मजदूरों के लिए। मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि गरीब मजदूरों के लिए बनाया गया। अब अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए महीना है बेसिक और डीए मिला करके, तो भाई आप अपनी सेविंग स्कीम खुद ही शुरू कर लीजिए ना, खुद ही थोड़ा पैसा बचा करके बैंक में जमा कर दीजिए। तो सरकार का कहना है कि देखो भैया, जितने तुम्हारे कर्मचारी हैं, अगर उनकी सैलरी 15,000 रुपए महीने तक है तब तो ईपीएफ तुम्हारे ऊपर कंपल्सरी अप्लाई होगा और उसको तुमको जमा भी करना है अगर 20 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं तो। लेकिन जिनकी सैलरी 15,000 से ऊपर है, हम उनके लिए बाउंडेशन नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा करो कि इसके लिए एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉई मिल करके आपस में एग्रीमेंट कर लो कि भाई क्या आपके लिए भी ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन जाएगा। अगर दोनों का एग्रीमेंट हो गया तो ठीक है, फिर ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन उनके लिए भी दे दो। अदरवाइज जो कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन की स्कीम है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों के लिए है जिनकी सैलरी महीने की 15,000 रुपए है या 15,000 रुपए से कम है। 12,000 है, 14,000 है, 16,000 है, इस तरह की 14,000 है, 15,000 है, मैक्सिमम 15,000 तक है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये जो ईपीएफ के कंट्रीब्यूशंस हैं इनकी स्कीम्स कितनी हैं? तो बेसिकली मैं बता दूं, इस एक्ट ने 3 तरह की स्कीम डाली है। एक तो ईपीएफ स्कीम है, दूसरी एम्प्लॉइज की पेंशन स्कीम है और तीसरी एम्प्लॉइज के कंट्रीब्यूशन से लिंक करके अगर आप उनके लिए कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी ले सकते हैं तो वो वाली स्कीम है। अब हम तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ईपीएफ की मेन स्कीम क्या है, ईपीएफ की अगली स्कीम क्या है। अब हम तीनों को एक साथ मिला करके थोड़ा सा डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये काम कैसे करती है स्कीम, कंट्रीब्यूशन जाता कैसे है। ठीक है, तो पहली स्कीम है एम्प्लॉई पेंशन फंड स्कीम, सेक्शन 6 कैपिटल ए। क्या सैलिएंट फीचर्स हैं इसके?
बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। कंट्रीब्यूशन कितना है? फ्रॉम एंड आउट ऑफ द कंट्रीब्यूशंस, बहुत बढ़िया लाइन लिखी है लॉ की, जरा सा इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करिएगा। कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ नहीं, एम्प्लॉय पेंशन फंड स्कीम। ईपीएफ का तो देखा आपने कि 10%, 12% कंट्रीब्यूट हो गया। अब जरा इसको देखिए, फ्रॉम एंड आउट ऑफ कंट्रीब्यूशन, इसका इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। पेएबल बाय द एम्प्लॉयर इन ईपीएफ ए पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन representing 8.33% of the employee's pay shall be remitted by the employer to the employee's pension fund from and out of contribution of provident fund। इसका मतलब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 10,000 है तो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन, मेन ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन अगर 10% है, हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए दे रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट कितना होगा? 1,000। अब सवाल ये है कि उसी एस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉय को पेंशन फंड भी मिल रहा है, तो ईपीएस में कितना जाएगा? 8.33% ऑफ व्हाट? किसका जाएगा 8.33% का? पढ़िए यहां फिर से, फ्रॉम एंड आउट ऑफ कंट्रीब्यूशंस पेएबल बाय द एम्प्लॉयर इन ईपीएफ। इसका मतलब ये 8.33% इस 1,000 में से जाएगा। अब हम 8.33% इस 10,000 का नहीं लेंगे। फ्रॉम एंड आउट ऑफ द कंट्रीब्यूशन पेएबल बाय द एम्प्लॉयर इन ईपीएफ, a part of this contribution representing 8.33% of the employee's pay shall be remitted by the employer to the employee's pension fund। अब आप देखिए कि 8.33% ऑफ 10,000 अगर हम लगाते हैं तो आता है 833 रुपए। ठीक है, 833 तो चला गया किधर? पेंशन फंड में। टोटल देना था कितना? 1,000। अब ईपीएफ के लिए कितना बचेगा? ईपीएफ के लिए कितना बचेगा? 1,000 माइनस 833, मतलब कितना बचेगा? 167। ये है, वरना तो एम्प्लॉयर परेशान हो जाएगा कि हम आपको पेंशन फंड का भी कंट्रीब्यूशन दें, हम आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का भी कंट्रीब्यूशन दें, तो हम तो आप ही को सैलरी देने में रह जाएंगे, बाकियों को तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो जो कंट्रीब्यूशन ईपीएस में है वो ईपीएफ वाले कंट्रीब्यूशन में से निकल के जाएगा। अब जरा आगे चलते हैं। टाइम ऑफ डिपॉजिट, इस पैसे को आप डिपॉजिट कब करेंगे? देखिए, इस पैसे को डिपॉजिट करने का तरीका बहुत सिंपल है। क्या कहा है कानून ने? विद इन 15 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ एवरी मंथ। जैसे मई का महीना है, 31 मई को टाइम गुजरा, मई का 7 तारीख को कर्मचारियों को सैलरी मिली, 15 दिन के अंदर भरने का मतलब कितना है? 15 जून। 7 जून को सैलरी मिली, 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ, 15 जून, तो 15 जून तक कर्मचारी की तनख्वाह भी मिल जाएगी और उसके ईपीएफ का और ईपीएस का कंट्रीब्यूशन भी कहां जमा हो जाएगा? सरकार के खाते में। कैसे जमा होगा? बाय सेपरेट बैंक ड्राफ्ट और चेक ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉइज पेंशन फंड कंट्रीब्यूशन and the cost of the remittance shall be borne by the employer। ये नहीं कि हम ऑफिस से लेकर के वहां बैंक तक जा रहे हैं, तुम्हारे खाते में पैसा जमा कराने, तो रास्ते में टैक्सी का किराया एम्प्लॉय देगा। जी नहीं, ये एम्प्लॉयर सारे कर्मचारियों की लिस्ट बनाते हैं कि हमारे यहाँ इतने कर्मचारी हैं, और ये जाकर के बैंक में पैसा जमा करके आते हैं, सरकार के खाते में पैसा जमा करके आते हैं, और ये 15 दिन के अंदर हो जाना चाहिए।
अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल आल्सो कंट्रीब्यूट 1.16% ऑफ द पे ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। बताइए ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक तो सरकार को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना पड़ता है, उसके लिए तो सरकार अपने बजट से पैसा दे ही देती है। अब अगर पेंशन फंड के लिए भी एक डिपार्टमेंट क्रिएट करना पड़े तो सरकार उसका पैसा कहां से देगी? तो ये 1.16% जो गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन आता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए आता है। ये पैसा एम्प्लॉइज के खाते में नहीं जा रहा, ये एम्प्लॉय के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करना है उसके लिए है। तो दो चीजें हो गई, एक तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन किसके लिए होगा? सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं होगा। अब लिमिट ऑफ कंट्रीब्यूशन ये वही है जो आप लोगों ने अभी पिछले ईपीएफ के प्रोविजंस में देखा है। Where the pay of the member exceeds ₹15,000 per month, the contribution payable by the employer and the central government be limited to ₹15,000 only। क्योंकि देखिए, गरीब कर्मचारियों के लिए ही है ये। अमीर लोग तो अपने सैलरी में से कुछ पैसा बचा के फंड में, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में लगाते रहते हैं। ये गरीब लोगों के लिए है कि जो 15,000 रुपए महीने तक की तनख्वाह पा रहा है बेचारा, उसके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाए। अब दूसरी चीज जो मैंने शुरू के लेक्चर में बताई थी कि जो एम्प्लॉइज कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं उनके लिए भी ईपीएफ एक्ट एप्लीकेबल होगा। इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है भाई? अभी देखते हैं। टू पे द कंट्रीब्यूशंस पेएबल टू एम्प्लॉय पेंशन फंड बाय हिमसेल्फ इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय हिम एंड आल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय एम्प्लॉयड बाय या थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। अब देखिए, एक कंपनी एक्स लिमिटेड है, ठीक है, उसे 100 कर्मचारियों की जरूरत है। हंड्रेड एम्प्लॉइज की उसको जरूरत है, तो ये 100 एम्प्लॉइज वो खुद हायर कर ले। आजकल एक और दौर चला है कॉन्ट्रैक्टर से, जिसको आप आउटसोर्स करना कहते हैं। तो ये कंपनी ने 100 एम्प्लॉइज खुद हायर नहीं किए बल्कि कॉन्ट्रैक्टर ने किए। कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि हमें 100 कर्मचारी दे दो, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, स्वीपर चाहिए। तो ऐसा करेंगे कि हम सैलरी जो है इनकी किसको पे कर देंगे? कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर किसको पे करेगा? एम्प्लॉय। अब देखिए, इसमें चाल क्या है? चाल ये है कि ये 100 कर्मचारी हमारे कर्मचारी ना माने जाए, ये कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारी माने जाए। तो अगर ये 100 कर्मचारी हमारे नहीं माने जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर के माने जाएंगे, तो उसका मतलब क्या होगा कि इस एक्स लिमिटेड को इन 100 एम्प्लॉइज के लिए पीएफ का कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जरा याद कीजिए, एम्प्लॉइज की डेफिनेशन क्या बताई गई थी आप? एम्प्लॉइज की डेफिनेशन ये थी, ए पर्सन हु इज वर्किंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर एन एम्प्लॉयर। मतलब वो तुम्हारे लिए पसीना बहा रहा है तो तुम्हारा कर्मचारी है, अब तुमको उसके पीएफ का इंतजाम करना पड़ेगा। अगर इन कर्मचारियों की संख्या 20 से ज्यादा है, तुम्हारे ऊपर ईपीएफ एप्लीकेबल होता है, तो तुम सैलरी देते वक्त ये बहाना नहीं बना सकते कि जी हम तो कॉन्ट्रैक्टर को एक मुश्त पेमेंट कर देते हैं। आप एक मुश्त पेमेंट करिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर से लिखवा के दीजिए कि वो किस कर्मचारी को कितना देता है, और उनकी लिस्ट के हिसाब से एक्स लिमिटेड जितनी भी सैलरी बनेगी, बेसिक सैलरी, डीए प्लस रिटेलिंग अलाउंस इफ एनी, उसका 10% या 12% कंट्रीब्यूशन देने को मजबूर है। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट सर्विस वाले कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा भी इस एक्ट ने सुनिश्चित कर दी है।
अब एक और स्कीम, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम सेक्शन 6 कैपिटल सी। ये क्या है? देखिए, इसके डेवलपमेंट के पीछे एक ब्रॉड थिंकिंग काम कर रही थी सरकार की। और वो ब्रॉड थिंकिंग क्या थी कि भाई एम्प्लॉय को हमने पेंशन फंड का इंतजाम करके दे दिया, एम्प्लॉय को हमने पीएफ फंड का इंतजाम करके दे दिया, दो चीजों का अरेंजमेंट कर दिया हमने। अब मान लो कोई कर्मचारी साल, 2 साल, 5 साल नौकरी के बाद उसकी डेथ हो जाती है, एकदम फिजिकली इनकैपेसिटेट हो जाता है, तो जो इस 3-4 साल में उसके पीएफ फंड का पैसा होगा वो तो बड़ा कम होगा। जो पेंशन फंड में भी कंट्रीब्यूशन किया होगा बड़ा कम किया होगा। तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका परिवार तो बेसहारा हो जाएगा। तो ऐसा क्यों ना करो कि कंट्रीब्यूशन तो हर महीने की तनख्वाह से जा ही रहा है, एक हिस्सा पीएफ में जा रहा है, एक हिस्सा पेंशन फंड में जा रहा है। तो जो ये कंट्रीब्यूशन टोटल जा रहा है, इसका एक हिस्सा किसी इंश्योरेंस कंपनी से बात करके उनके लिए पॉलिसी का प्रीमियम डिसाइड करवा दो। बहुत अच्छी थिंकिंग थी कि अगर किसी कर्मचारी ने 20-25 साल काम कर लिया, तब तो चलो उसके पीएफ फंड में बहुत पैसा इकट्ठा हो गया होगा, उसके पेंशन फंड में बहुत पैसा इकट्ठा हो गया होगा। लेकिन अगर कोई कर्मचारी बहुत कम सेवा करके उसकी डेथ हो जाती है, तब वो उसका परिवार क्या खाएगा? तो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी दिलवा लो, इंश्योरेंस कंपनियों से बात कर लो कि भाई कुछ प्रीमियम डिसाइड कर दो, हमारे यहाँ 100 कर्मचारी काम करते हैं, 200 कर्मचारी काम करते हैं, कुछ प्रीमियम डिसाइड कर दो तो हम तुमको हर महीना प्रीमियम पेमेंट कर देंगे, और जो हम प्रीमियम पेमेंट करेंगे उससे हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी हो जाएगी। अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कंपेंसेशन दे देगी। अदरवाइज 10 साल 15 साल बाद जब इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होगी तो हर महीने का कंट्रीब्यूशन उसमें गया ही होगा। जो पॉलिसी मैच्योर होगी उसका इकट्ठा पैसा लेबर को मिल जाएगा। तो लेबर को दोनों तरह से प्रोटेक्शन था। तो अब एक नई स्कीम जो आई उसके बारे में जरा आप देखिए क्या है। कंट्रीब्यूशन क्या है? द एम्प्लॉयर शैल पे इनटू द फंड फ्रॉम एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1% ऑफ एग्रीगेट ऑफ व्हाट? बेसिक वेजेज, डियरनेस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस इफ एनी। अब देखिए आ गई ना भाई बात। कंट्रीब्यूशन 1% है, किसका? बेसिक का, डीए का और रिटेनिंग अलाउंस का, उससे ज्यादा नहीं। He shall also pay further sum of money not exceeding 1/4 of the contribution। अब जरा इसको समझने की कोशिश करनी है कि ये आखिर है क्या। अब मैं आपको पूरा चार्ट देने की कोशिश करूंगा जिससे आपकी समझ में आएगा कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है और उसमें एम्प्लॉय है E1। E1 उसका कर्मचारी। तो अब क्या है? इसकी जो बेसिक सैलरी है वो 10,000 रुपए है। इसका जो डीए है वो इसका 20% है। इसका जो रिटेनिंग अलाउंस है वो मान लीजिए कुछ नहीं है, कर्मचारी साल भर काम करता है, निर्णय। अब क्या होगा? अब देखिए, 3 चीजें लेते हैं कि हमारे यहां सिर्फ ईपीएफ लागू है, तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा? कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर एंड कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, दोनों करते हैं। बाय एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करेंगे?
लेट सपोज 10% का रेट है कंट्रीब्यूशन का, तो 10,000 तो बेसिक हो गई, डीए कितना हो गया 20%, तो टोटल कितना हो गया 12,000 रुपए। 12,000 रुपए का 10% कितना आएगा 1200, तो एम्प्लॉयर अपनी जेब से 1200 कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉय भी अपनी जेब से 1200 रुपए कंट्रीब्यूट करेगा। अब मान लीजिए कि हमारे यहाँ ईपीएफ भी है और प्लस ईपीएस भी है, दोनों है, दोनों हमारे यहाँ है। तो देखो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो 1200 रहेगा ईपीएफ के ऊपर। एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉयर इसको दो हिस्से में बांट देगा, दो हिस्से में बांट देगा। इस 12,000 का निकालेगा 8.33%, ठीक है, और जो बचेगा वो कहां जाएगा ईपीएफ में जाएगा। तो जरा 12,000 का 8.33% आप निकाल करके बताइए कि कितना आता है ये। 12,000 का 8.33%, आप कितना भी निकाल लो, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 12,000 का 8.33% होगा, ठीक है, और जो बचेगा वो कंट्रीब्यूशन होगा 12,000 इंटू 8.33%, ठीक है, यहां 12,000 इंटू 10%। कहने का मतलब कि यहां वाला जो कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉयर के खाते से 8.33% निकलेगा, एम्प्लॉय सिर्फ और सिर्फ 1200 देगा। अब मान लीजिए कि हमारे यहां ईपीएफ भी है, ईपीएस भी है और डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम भी है, तो क्या होगा, यही 1200 का कंट्रीब्यूशन 3 भाग में बटेगा, ईपीएफ में, ईपीएस में और इंश्योरेंस स्कीम में। एम्प्लॉय तो यहां भी 1200 दे रहा था और एम्प्लॉय यहां भी 1200 देगा। देखिए एम्प्लॉयर भी 1200 ही दे रहा है, एम्प्लॉय भी 1200 ही दे रहा है, लेकिन जब एक से ज्यादा स्कीम हो जा रही है तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वही 1200 रुपए 2-3 स्कीम में बढ़ रहा है। अगर इंश्योरेंस स्कीम है तो 1% किसका होगा 12,000 रुपए का, अगर ईपीएस है तो 8.33% किसका होगा 12,000 रुपए का, जो बचेगा वो ईपीएफ में चला जाएगा, यहां जो बचेगा वो ईपीएफ में चला जाएगा। एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन 1200 रुपए प्रोविडेंट फंड में पहले भी दे रहा था, आगे भी देता रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको कितनी स्कीम्स देनी है ये एम्प्लॉयर मिलकर डिसाइड करता है एम्प्लॉय के साथ। जनरली ये चीजें प्री डिसाइडेड होती हैं एम्प्लॉयर और प्रैक्टिकल लाइफ में, तो जो छोटे एम्प्लॉयर हैं वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि उनको कौन कौन सी स्कीम चलानी है। जो बड़े एम्प्लॉयर हैं वो अपनी लेबर यूनियन के साथ मीटिंग करके डिसाइड करते हैं कि उनको कौन कौन सी स्कीम चलानी है, क्योंकि देखिए एक से ज्यादा स्कीम चलाने पर एम्प्लॉयर के ऊपर सिर्फ इंश्योरेंस वाले में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा था 1/4% का, उससे ज्यादा बर्डन नहीं पड़ा था। लेकिन एम्प्लॉयर ने ऐसा करके अपने एम्प्लॉय को कितनी बड़ी सोशल सिक्योरिटी दे दी। जरा ये देखिए कि अगर तुम्हारी 1-2 साल में मौत हो जाती है तो तुमको इंश्योरेंस पॉलिसी का भी पैसा मिलेगा, हम तुम्हारे लिए ऐसा इंतजाम कर रहे हैं, तुम हमारे कंप्यूटर के यहाँ काम मत करो क्योंकि वो अपने यहाँ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं दे रहा, हम अपने यहाँ इंश्योरेंस पॉलिसी भी दे रहे हैं, इसलिए तुम हमारे यहाँ आकर के काम करो। ये एक तरीके का इंसेंटिव है जो एम्प्लॉयर लेबर्स को देते थे। तो 3 स्कीम हो गई, पहली कौन सी हो गई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, दूसरी कौन सी हो गई एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, तीसरी कौन सी हो गई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। अब इसके आगे चलते हैं कि इसके आगे हमें क्या करना है। देखिए इसके आगे जो हम सेक्शन करने वाले हैं वो बहुत सिंपल है कि अभी तक जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम है, उसके पैसे पेंशन फंड और पीएफ के ये तो ले जाकर के एम्प्लॉयर कहाँ जमा करता है
सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में। लेकिन जो इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा है वो तो जाहिर सी बात है किसी न किसी इंश्योरेंस कंपनी में जमा करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयर अपने पास कुछ नहीं रख रहा, ये भेज किसको रहा है, या तो सरकार को या इंश्योरेंस कंपनी को। अब इसमें एम्प्लॉयर ने एक सजेशन सरकार को देने की कोशिश की थी। क्या सजेशन देने की कोशिश की वो हम आपको बता रहे हैं। बड़े एम्प्लॉयर्स ने सजेशन दिया कि साहब ऐसा है कि ये पैसा सरकार आप अपने पास ले लेते हो, ऐसा करो कि ये पैसा आप इसलिए लेते हो क्योंकि आप लेबर को सोशल सिक्योरिटी दे सको। एक काम करते हैं, हम आपको गारंटी दे देते हैं कि सोशल सिक्योरिटी हम देंगे, बस ये पैसा आप ना लो, हमारे पास रहने दो। हम एक फंड क्रिएट कर देंगे स्पेशल, जिसमें हम ये पीएफ का पैसा डालेंगे। हम अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे भी कि ये पीएफ की लायबिलिटी है और ये पीएफ का फंड क्रिएट हुआ है। हम उस पैसे को कहीं शेयर मार्केट में नहीं लगाएंगे, हम उस पैसे से कहीं जमीन नहीं खरीदेंगे, लेकिन वो पैसा हमारे पास रहे। हम एम्प्लॉय को अपने आप दे देंगे, आप उसकी चिंता ना कीजिए, हम एम्प्लॉय को दे देंगे, आप घबराइए नहीं। सरकार ने बात मान ली, बोला ठीक है भाई, हमारा भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस घट जाएगा अगर तुम अपने यहाँ ही मेंटेन करने को तैयार हो। तो अब जो प्रोविजन हम करने वाले हैं वो ये है, मेंटेनेंस ऑफ पीएफ अकाउंट्स बाय एम्प्लॉयर, नाउ नॉट बाय गवर्नमेंट बट बाय एम्प्लॉयर। तो चूंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से ऐसी डिमांड कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी डिमांड मान रही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बात तो पक्की करनी है ना कि एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी मौजूद रहनी चाहिए, वो भ्रष्टाचार में गायब नहीं होनी चाहिए। तो देखिए सरकार ने शर्तें क्या लगाई हैं। सेक्शन 16 कैपिटल ए डील करता है इसको। द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑथराइज, में इसका मतलब क्या है, ये आपका अधिकार नहीं होगा, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। में ऑथराइज एनी एम्प्लॉयर बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग, यही मैं कह रहा था कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी टू मेंटेन ए प्रोविडेंट फंड अकाउंट इन रिलेशन टू द एस्टेब्लिशमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाइए, परमिशन मांगिए और देखिए जरा परमिशन की कंडीशंस कितनी है। पहली कंडीशन तो ये कि आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, और एप्लीकेशन कौन देगा, एन एप्लीकेशन इज मेड बाय द एम्प्लॉयर एंड, ये ध्यान दीजिएगा, एंड मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज, दोनों की सहमति होनी चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज की सहमति होनी चाहिए। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप कंपनी में एक रिजोल्यूशन पास करते हैं, अगर मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज सहमति नहीं है तो ये प्रपोजल तो वैसे ही गिर जाएगा आपका, गवर्नमेंट की परमिशन तो वैसे ही नहीं मिल रही, एप्लीकेशन ही नहीं एक्सेप्ट होगा। एप्लीकेशन इज मेड बाय द एम्प्लॉयर एंड बाय मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज। फिर कितने कर्मचारी होने चाहिए, सरकार पूछेगी कितने आदमी थे। एप्लीकेशन इज मेड बाय द एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग, कम से कम 100 लोग होने चाहिए। ये नहीं कि 10, 20, 25 आपके पास कर्मचारी हैं और आपने सोचा कि नहीं पीएफ अकाउंट भी हम ही मेंटेन कर लेंगे, फिर वो 20-25 मिलके हमारा कर क्या देंगे। कम से कम 100 आदमी होने चाहिए आपके पेरोल के ऊपर। उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक इंक्वायरी और करेगी। बताइए और क्या इंक्वायरी करने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट। Violation of what? EPF Act. No authorization will be granted to an employer if he has committed any offence under the Act at any time during preceding 3 years. इसका मतलब बिल्कुल नई कंपनी को तो ये परमिशन मिलनी नहीं है, चाहे भले ही 100 कर्मचारी हो आपके पास, उनको तो मिलनी नहीं। कम से कम 3 साल आपके हो चुके होने चाहिए और कम से कम 3 साल से पीएफ एक्ट आपके ऊपर लागू होना चाहिए
और फिर पिछले 3 वर्षों में आपने कभी भी इस एक्ट का वायलेशन नहीं किया। अब इस एक्ट के वायलेशन का क्या मतलब है? मान लीजिए आपके पास शुरू में जब आपने धंधा शुरू किया 25 कर्मचारी थे, लेकिन पीएफ में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। जब पकड़े गए तो रजिस्ट्रेशन कराया, तो एक वायलेशन तो वही हो गया। मान लीजिए रजिस्ट्रेशन कराया भी था, आपने कंट्रीब्यूशन काटा भी था, लेकिन जमा कब किया था? जब महीने का 15 दिन बीत गया उसके बाद जमा किया था, वायलेशन वहां भी हो गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि अगर पिछले 3 साल से आपने ईमानदारी के साथ इस पीएफ एक्ट की सारी शर्तों का पालन किया है, तो आपको अपने पास कर्मचारियों का पीएफ अकाउंट रखने की इजाजत मिल जाएगी। अदरवाइज आप सरकार के खाते में जमा कराइए। तो सेक्शन 16A की कितनी लिमिटेशंस हैं? पहले तो भाई आप में और आपके मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज में एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ भाई पीएफ अकाउंट हम ही रखेंगे। कम से कम 100 लोग होने चाहिए, तो जिसमें से 51 एम्प्लॉइज आपको सपोर्ट करे, एम्प्लॉयर। फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाइए, वो एप्लीकेशन देगी, जांच कराएगी कि देखो पिछले 3 साल में इनका इतिहास कैसा रहा है। एक भी वायलेशन मिल गए तो आपका एप्लीकेशन वही खत्म हो जाएगा। और ये जो स्कीम है ये वही है, पीएफ स्कीम है, पेंशन स्कीम है, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम तो कोई एम्प्लॉयर अपने पास रख नहीं सकता, वो तो इंश्योरेंस कंपनी में ही जमा कराना पड़ेगा। तो 2 स्कीम के जो पैसे हैं ये आप चाहें तो अपने यहां परमिशन लेकर के रख सकते हैं। अब जरा आगे चलते हैं। Employer shall maintain such record and file such return and pay such administrative expenses as may be specified in this regard। यही मैं कह रहा था ना कि सरकार परमिशन क्यों दे देती है? अगर आपने सारी शर्तों को पूरा किया, सरकार को आपके रिकॉर्ड रखने की झंझट से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन सरकार आपसे कहती है कि आप हर साल कम से कम एक बार हमें बताएंगे कि आपके पास कितने कर्मचारी हैं और आपने उनका पैसा ठीक टाइम पे काट के जमा किया है या नहीं किया है। कैंसिलेशन भी हो जाएगा इस परमिशन का। Any authorization given by the central government may be cancelled after giving a chance of hearing on any offence being committed under the act। मान लीजिए आपको परमिशन मिल गई, परमिशन मिलने के बाद आपने सोचा कि अब तो हम ही कोतवाल हो गए, अब कोई हमारा क्या कर देगा, अब तो पैसे काटने भी हमें हैं, रखने भी हमें हैं। तो अब आपने वायलेशन कर दिया, लेबर्स ने शिकायत कर दी आपकी, जांच बैठी, जांच बैठने के बाद पाया गया कि हाँ आपने ऑफेंस किया है, एक्ट का वायलेशन किया है। तो जो ऑथराइजेशन आपको दिया गया था कि आप पीएफ का पैसा अपने ही पास रख सकते हैं, सेपरेट अकाउंट में रख सकते हैं, या मान लीजिए कि आपने पैसा काट के तो जमा किया, लेकिन सरकार की जो सालाना रिटर्न वाली स्कीम है उसमें आपने सरकार को नहीं बताया कि आपने कब कितने पैसे काटे और कितने जमा किए, तब भी ये कैंसिलेशन हो सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ले भी सकती है ऑथराइजेशन। अब इसके बाद की एक स्कीम है, यहां तक हमने किया कि भाई कौन कौन सी स्कीम है, कैसे क्या होगा, कौन परमिशन देगा, कौन परमिशन नहीं देगा, कितना कंट्रीब्यूशन होगा, कितना कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब जो स्कीम है वो एक्ट आगे बढ़ता है, अपने जुडिशियल साइड की तरफ बढ़ता है। अभी तक हम एक्ट का सिविल साइड कर रहे थे, अब हम इसके आगे एक्ट के जुडिशियल साइड पे चलते हैं कि जुडिशियल साइड इसका क्या कहता है। अगर किसी लेबर को शिकायत है कि साहब उसका क्लेम काटा गया लेकिन दिया नहीं गया, कम दिया गया, ज्यादा दिया गया, ब्याज ठीक से कैलकुलेट नहीं किया गया पैसे के ऊपर, तो क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ एक चीज मैं और आपको इंट्रोड्यूस करूंगा क्लेम सेटलमेंट पे जाने के पहले, और वो क्या इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जरा सा देखिएगा। वेरियस स्कीम्स, क्या है ये वेरियस स्कीम्स? एक तो आप सुनते होंगे
स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, पब्लिक सेक्टर की कुछ अंडरटेकिंग है उनके लिए होता है, राइट। ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है नाम से ही जाहिर है इसमें आप भी जाके अपना खाता खुलवा सकते हैं। सरकारी बैंकों में पीएफ का अकाउंट आप चाहें तो खुलवा सकते हैं। कंट्रीब्यूशन ये आपकी मर्जी पे है, कम से कम 500 रुपए, अधिकतम आप डिसाइड कर दीजिए। ये जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है इसी को हम ईपीएफ एक्ट में पढ़ रहे हैं। और ये जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है इसका मतलब ये होता है कि आपने पीएफ एक्ट की परमिशन नहीं ली हुई है और आप पैसा काट के रख रहे हैं। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को बाद में आप चाहें तो रिकॉग्नाइज भी करा सकते हैं। 2 जगह से रिकॉग्नाइज होता है, एक तो लेबर कमिश्नर से और दूसरा इनकम टैक्स में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बैठते हैं उनसे। तो 2 जगहों से इसकी रिकॉग्निशन मिलती है। तो ये यूआरपीएफ आपका आरपीएफ बन जाता है। अब ये जो सरकार के कर्मचारी हैं इनको कुछ बेनिफिट मिलता है। मैंने आपको सेक्शन 16 कराया था। सेक्शन 16 याद कीजिए, एक्सेप्शंस ऑफ दोज एस्टेब्लिशमेंट्स ऑन विच ईपीएफ एक्ट विल नॉट अप्लाई। तो पहला ये था, कौन सा पहला था? रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी विच लेस देन 50 एम्प्लॉइज वर्किंग विदाउट एड ऑफ पावर। दूसरा था सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई। तीसरा था पब्लिक सेक्टर के ऐसे कर्मचारी जिनके प्रोविडेंट फंड का सरकार ने कुछ अलग से नियम बना रखा है। ये वही था स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड सरकार ने आपके लिए भी स्कीम निकाली है, आप भी कर सकते हैं। हम बेसिकली इस एक्ट में इस स्कीम की चर्चा कर रहे होते हैं, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की। तो अब चाहे कोई भी प्रोविडेंट फंड है आपका रिकॉग्नाइज्ड वाली कैटेगरी में ईपीएफ के अंदर, आप उसका क्लेम सेटलमेंट कैसे करेंगे, कैसे करवाएंगे, अब जरा हम लोग इसकी बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हमने जो स्कीम्स को अभी स्टडी किया उसके बारे में आपको कुछ तो समझ में आया ही होगा। तो क्लेम सेटलमेंट कैसे होता है, जरा सा अब इसको पढ़ना है हमें। क्लेम सेटलमेंट कैसे होता है? तो क्लेम सेटलमेंट का मतलब क्या है? एम्प्लॉई रिटायर हुआ या एम्प्लॉई की डेथ हुई तो भाई वो अपना क्लेम मांगने आता है कि मेरे खाते से पैसा काट करके जमा किया था, मैंने भी जमा किया था, एम्प्लॉयर ने भी जमा किया था, अब मुझे वो पैसा मिलना चाहिए, या मेरा परिवार है उसको वो पैसा मिलना चाहिए। तो भाई देखिए सीधी सी बात है, क्लेम आपका है तो क्लेम करना भी आपको ही पड़ेगा। द प्रोविडेंट फंड क्लेम्स complete in all respects submitted along with the necessary documents shall be settled। तो सवाल उठता है कैसे सेटल होगा, कौन सेटल करेगा? यहां हम अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। कब सेटल होगा? कब सेटल होगा का जवाब यहां है, द अमाउंट इज पेड टू द बेनिफिशरीज विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसीव्ड बाय द कमिश्नर। क्या मतलब है इसका? लेबर रिटायर हुआ, उसने क्लेम सबमिट किया, उसके 30 दिन के अंदर आप उसके ड्यूज का पेमेंट कर दीजिए। चक्कर मत लगवाइए उसको, बेचारा मजदूर आदमी है, हो सकता है नौकरी के बाद अपने गांव वापस जाना चाहे, आप उसे चक्कर लगवा रहे हैं। 30 दिन का टाइम है, 30 दिन के अंदर पेमेंट कर दीजिए। हाँ, अगर क्लेम के पेपर में कोई कमी है, कोई डिफिशियंसी है तो थोड़ा सा टाइम आपको और मिल जाएगा। इफ देयर इज एनी डिफिशियंसी इन द क्लेम, द सेम शैल बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट विद इन 30 days।
30 दिन के भीतर उसको बता दीजिए कि भैया तुम्हारे एप्लीकेशन में ये कमी है। मतलब क्या कि तुम्हारा डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ठीक नहीं लिखा हुआ है, डेट ऑफ रिटायरमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम है, तुम्हारी सैलरी कब बढ़ी थी, कब घटी थी, तुम्हारा डीए कब बढ़ा था, कब तुम कहाँ ट्रांसफर हुए थे, इसके डिटेल ठीक नहीं मैच कर रहे हैं, इसको ठीक करके लाओ। तो इसके लिए भी उसको चक्कर नहीं लगवाना है। इसी 30 दिन में आपको ये क्लेम को प्रोसेस करके इस सवाल को पूछ लेना पड़ेगा और उसके बाद फाइनली क्लेम 30 दिन के अंदर देना पड़ेगा। अदरवाइज इन केस कमिश्नर फेल्स टू सेटल ए क्लेम विद इन 30 डेज विदाउट सफिशिएंट कॉज देन बहुत इंपॉर्टेंट पढ़िएगा, अफसर की गर्दन फंसने वाली है। The commissioner shall be liable for the delay beyond the said period, and penal interest at the rate of 12% per annum may be charged on the benefit amount, and the same may be deducted from salary of commissioner. कमिश्नर को अपनी जेब से देना पड़ जाएगा अगर पीएफ फंड का क्लेम 60 दिन के अंदर सेटल नहीं हुआ तो। मैक्सिमम 60 डेज का पीरियड होता है। विदाउट सफिशिएंट कॉज आपको कमी निकालनी है तो निकालिए, जेन्युइन कमी निकालनी है तो निकालिए, और वो भी 30 दिन के अंदर। अदरवाइज कमिश्नर साहब आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, ये तो समझ लीजिए। तो ये सेक्शन अपने आप में बिल्कुल क्लियर है, सेक्शन 7 कि 30 दिन के अंदर क्लेम सेटलमेंट होना चाहिए, एप्लीकेशन आना चाहिए, और एप्लीकेशन में कोई कमी हो तो उसी 30 दिन के अंदर आप सवाल पूछ लीजिए। अदरवाइज अगर अगला 30 दिन भी लग गया और तब भी क्लेम सेटल नहीं हुआ तो जब भी क्लेम सेटल होगा कमिश्नर साहब को 12% का ब्याज देना पड़ जाएगा। अब डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर सेक्शन 7A। अब हम करने जा रहे हैं सेक्शन 7 कैपिटल A, सेक्शन 7 कैपिटल B, सेक्शन 7 कैपिटल C। इन 3 सेक्शंस की जो स्कीम है इसमें आपको अधिकारियों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से अधिकारी इस कानून को संचालित करते हैं, किसकी क्या पावर है, असेसमेंट कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। इस पूरी स्कीम को मैं आपको बहुत सिंपल चार्ट में बता देता हूं तो आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएगा। देखिए क्लेम असेसमेंट कैसे होता है। ईपीएफ का एक डिपार्टमेंट है। अब डिपार्टमेंट है तो कुछ अधिकारी भी होंगे। अभी आपने कमिश्नर का नाम सुना ही। अब अगर कमिश्नर साहब हैं तो डिप्टी कमिश्नर साहब भी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी हैं और एडिशनल कमिश्नर साहब भी हैं। ये तो अधिकारियों की हायरार्की हो गई कि ये अधिकारी हैं और इन सबकी सहायता करने के लिए पीएफ के इंस्पेक्टर साहब तो है ही। जो बिजनेसमैन है वो समझ रहे होंगे कि इंस्पेक्टर साहब का क्या मतलब होता है। अब मेरा कहना ये है कि भाई ये ऑफिसर्स क्या करेंगे, क्लेम सेटलमेंट में क्या करेंगे। आप देखो एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉय है। इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है कि भाई मैं एम्प्लॉयर हूं, तुम एम्प्लॉय हो, तुम्हें मेरा काम करना है, मैं तुम्हें महीने की सैलरी दूंगा। अब इन दोनों का ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन जा रहा है, 10% एम्प्लॉयर का, 10% एम्प्लॉय का, दोनों का कंट्रीब्यूशन हर महीने जा रहा है। अब जिस बैंक अकाउंट में जमा होता है सरकार उस पर ब्याज भी देती है।
जब एम्प्लाई की सैलरी बढ़े, मान लो बेसिक सैलरी बढ़ जाए या डीए बढ़ जाए, तो उस महीने तो बढ़ा हुआ कंट्रीब्यूशन जाएगा। रिटेनिंग अलाउंस दे रहे हैं तो बढ़ा हुआ कंट्रीब्यूशन जाएगा। अब डिस्प्यूट किस चीज का होता है? जो नेचर ऑफ डिस्प्यूट है वो क्या है? डिस्प्यूट है कि साहब जो कंट्रीब्यूशन है वो इनसफिशिएंट है, जितना कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए था वो नहीं है, इनसफिशिएंट कंट्रीब्यूशन है। दूसरा डिस्प्यूट क्या हो सकता है कि साहब इंटरेस्ट ठीक से कैलकुलेट नहीं किया गया। तीसरा डिस्प्यूट क्या हो सकता है? पीरियड ऑफ सर्विस। तीन मेन तरीके के डिस्प्यूट होते हैं। तो कंट्रीब्यूशन नहीं किया गया ठीक से, ब्याज नहीं कैलकुलेट करवाया गया, पीरियड ऑफ सर्विस मेरा कम दिखाया गया, ज्यादा दिखाया गया, मेरी छुट्टियां ज्यादा दिखा दी गई, कम दिखा दी गई, ये डिस्प्यूट्स होते हैं। तो ये जो डिस्प्यूट हैं क्लेम सेटलमेंट के एप्लीकेशन के बाद ही आते हैं। तो अब आप इसके बाद आप ये देखिए, क्लेम विद ऑफिसर। ऑफिसर के पास से क्लेम गया, अभी अभी आपने देखा सेक्शन 7 में कि 30 दिन के अंदर उसको कोई कमी है तो निकालनी है, फिर 30 दिन का और टाइम है, उस दिन उसको क्लेम सेटल करना है। अब उसने क्लेम सेटल किया, लेकिन उस क्लेम सेटलमेंट से एम्प्लॉय सेटिस्फाइड ही नहीं या एम्प्लॉयर सेटिस्फाइड नहीं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ज्यादातर केसेस में तो एम्प्लॉय ही सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो जब क्लेम हुआ तो सेटल हुआ। अब इस सेटलमेंट के बाद केस फाइल हो गया, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। केस फाइल किसके किसके बीच में हुआ? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। कमिश्नर साहब के यहाँ केस फाइल हो गया। तो यहां कमिश्नर साहब करते क्या है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हैं। क्या मतलब? बोथ द पार्टीज विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। जैसे अदालत में तारीखें दी जाती हैं वैसे तारीख दी जाएगी। अब उस तारीख को एम्प्लॉयर भी आएगा, एम्प्लॉय भी आएगा। एम्प्लॉयर अपना लेबर रजिस्टर लेकर के आएगा, एम्प्लॉय अपने रिकॉर्ड लेकर के आएगा। या ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर ही ना आए, या ये भी हो सकता है एम्प्लॉय ही ना आए, फिर अगली तारीख दे दी जाए। तो अगर ये दोनों आए तब तो कमिश्नर के पास डिसीजन देने का पूरा ग्राउंड आ जाएगा। अगर मान लीजिए इनमें से एक नहीं आया तो तारीखें कितनी दी जाए? और मैं बता दूं कि ये वाला क्लेम मैक्सिमम 6 महीने के भीतर सेटल हो जाना चाहिए। अब कमिश्नर की भी धड़कनें बढ़ रही हैं कि 6 महीने का टाइम नजदीक आ रहा है और कभी एम्प्लॉयर हमारे पास आ रहा है, कभी एम्प्लॉय हमारे पास आ रहा है, कभी दोनों नहीं आ रहे हैं, कभी एक आ रहा है, कभी दोनों नहीं आ रहे हैं। तो एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर अगर नहीं आए तो कमिश्नर क्या करेगा? दो चीजें हैं। एक तो ये है कि इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड को डिसीजन दे दो, और इंफॉर्मेशन नॉट ऑब्टेन्ड क्योंकि वो आए नहीं और 6 महीने का टाइम निकलता चला जा रहा है, तो क्या करो? एक्स पार्टे डिसीजन दे दो। एक्स पार्टे का मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास रिकॉर्ड पे हैं आप उसका फैसला कर डालो, छोड़ो मत, फैसला कर दो। उसके बाद जिसको जो करना है कर देगा, क्योंकि आपके पास तो 6 महीने का टाइम है, इससे ज्यादा तो आपके पास टाइम ही नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी ये ऑफिसर्स के पास क्लेम जाते हैं तो सरकार ने निर्धारित अवधि के भीतर सेटलमेंट करने का इनको फरमान सुनाया हुआ है। सेक्शन में ही इनबिल्ट है ये प्रोविजन कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब इसकी अगली स्टेज देखिए आप। अगली स्टेज क्या है? सेक्शन 7 कैपिटल बी की स्टेज आ जाती है। डिसीजन हो गया डिसीजन।
अब ये जो डिसीजन चाहे एक्स पार्टी वाला हुआ है, चाहे दोनों पार्टियों की सुनवाई के बाद हुआ है, इस डिसीजन में ध्यान दीजिएगा, यही डिसीजन में लेकर के आया हूं। डिसीजन में अरिथमेटिकल मिस्टेक है, ये कहता है सेक्शन 7 कैपिटल बी कि इस फैसले में कोई अरिथमेटिकल मिस्टेक है, कैलकुलेशन ठीक नहीं किया गया, जोड़ा नहीं गया ठीक, घटाया नहीं गया ठीक, तो इसका रेक्टिफिकेशन कौन करेगा? रेक्टिफाइड बाय सेम ऑफिसर। जिस ऑफिसर ने डिसीजन दिया वही रेक्टिफाई करेगा। अब आप यहां पे एक सवाल पूछेंगे, इस आप डिसीजन आया, जब आज डिसीजन आया उसके अगले दिन उस अफसर का ट्रांसफर हो गया, अब कौन रेक्टिफाई करेगा? देखिए, सरकार की स्कीम के अनुसार कोई व्यक्ति डिसीजन नहीं देता, कुर्सी डिसीजन देती है। जो भी आदमी उस कुर्सी पे बैठेगा वो रेक्टिफाई करेगा, उसकी जिम्मेदारी है। भाई अदालतों में जजों का ट्रांसफर हो जाता है तो क्या जिस जज ने वो पुराना वाला मुकदमा अधूरा छोड़ दिया था वही आके फैसला देगा? नहीं, उसकी जगह जो दूसरा जज आता है वो फैसला देता है। तो 7B तो सिमिलर है, 7A ये था। अब 7C पे आइए। सेक्शन 7C रीओपनिंग ऑफ केस, ये इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए कोई डिसीजन में एरर थी, असेसमेंट हो गया, न एम्प्लॉयर ने बताया न एम्प्लॉय ने बताया। लेकिन सरकारी ऑफिसों में जो व्यवस्था है वो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई एक ऑफिसर कोई डिसीजन देता है तो वो फाइल उसके सीनियर ऑफिसर के पास जाती है और वो सीनियर ऑफिसर भी उन फाइल के डिसीजंस पे नजर लगाता है। तो सीनियर ऑफिसर ने पकड़ लिया कि भाई फैसला तो गलत था, लेकिन रेक्टिफाई हुआ नहीं, न एम्प्लॉयर ने बताया न एम्प्लॉय ने बताया और ना ही उस ऑफिसर को दिमाग में आया। तो अब क्या किया जाए? सेक्शन 7C कहता है जब ओरिजिनल असेसमेंट हुआ था, जब ओरिजिनल असेसमेंट हुआ था वहां से 5 साल के भीतर ये केस कभी भी रीओपन हो सकता है। अब सवाल उठता है कि जो ये डिसीजन हुआ है क्लेम सेटलमेंट का, जो ये फैसला हुआ है, इसका पैसा देना कब है? तो कहते हैं कि ये पैसा मैक्सिमम आप 8 महीने के भीतर दे दीजिए, मैक्सिमम 8 महीने के भीतर दे दीजिए। अदरवाइज आप गए, अदरवाइज आप गए। मतलब कहने का कि इस एक्ट ने अपने आप को एम्प्लॉइज के फेवर में बना रखा है। ज्यादातर आप प्रोविजन देखिए कि एम्प्लॉइज के फेवर नहीं है, एम्प्लॉयर्स के ऊपर थोड़ी टाइटनेस है जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के एक्ट का वायलेशन बहुत होता है और लेबर्स को बहुत भटकना पड़ जाता है, बहुत परेशानियां हो जाती हैं। लेकिन सरकार ने उनके लिए खड़े रहने का इरादा किया, तो हमें सरकार को इस एक्ट के लिए धन्यवाद देना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि सारे एम्प्लॉयर इस एक्ट को फॉलो करेंगे और कभी किसी लेबर को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ईपीएफ एक्ट अपने आप में सोशल सिक्योरिटी का एक्ट है। इसको बनाने के पीछे सरकार की मंशा बहुत पवित्र थी, पवित्र है, और फिर देखते हैं कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कैसे इम्प्लीमेंट नहीं होता है।